बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए ये फिजियोलॉजी का लेक्चर है। हमने ल्यूकोसाइट्स और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम लास्ट टाइम पढ़ लिया था। तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन सेल से रिलेटेड है हमारे अंदर इम्यूनिटी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, at the end of the lecture, all first year BDS and MBBS student will be able to number 1 define immunity. ठीक है, classify the types of immunity, and number 3 describe innate immunity. It involves cells and its importance, and you will be able to describe the mechanism by which innate immunity works. ठीक है, तो immunity जो है ना, शुरू से आप बिल्कुल सही से समझ लीजिए, क्योंकि इतनी आगे जाके जो डिजीज़ है ना, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इम्यूनिटी होती क्या है? ज़ाहिर है कि हमारी बॉडी में जो एबिलिटी है, अगर कोई फॉरेन पैथोजन आ जाए, कोई भी यानी कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, व्हाटएवर, जो हमारी कैपेबिलिटी है उससे फाइट करने की और बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जो भी हार्मफुल फॉरेन मटेरियल या एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो इंटरनल डिफेंस सिस्टम्स प्ले अ की रोल इन रिकॉग्नाइजिंग एंड आइदर डिस्ट्रॉइंग और न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल्स विद इन द बॉडी दैट आर फॉरेन टू द नॉर्मल सेल। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे होस्ट सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है। जाहिर है कि इम्यूनिटी उसके खिलाफ तो नहीं हो जाती ना, मतलब जो पैथोजन आएगा फॉरेन, कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी, उसी के खिलाफ इम्यूनिटी होगी। तो सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना होता है पहले सिस्टम को। ठीक है, किस लिए? नंबर 1 डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, नंबर 2 रिमूविंग द वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज डैमेज बाय ट्रॉमा और डिजीज फॉर वूंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। अब मतलब सिर्फ पैथोजेंस को ही एलिमिनेट करने की नहीं है इम्यूनिटी। हमारा जो वियर एंड टियर हो रहा है, जो कोई डैमेज हो गया टिश्यू में, तो जाहिर है उसको उन सेल्स को भी हटाने की ज़रूरत है ना, ताकि उसकी हीलिंग हो सके। ठीक है, तो वो काम भी इम्यून सिस्टम करता है, उन सेल्स को हटाना, यानी वोर्न आउट सेल को, डेड सेल को, और हीलिंग कराना, ये भी इम्यूनिटी का काम है। दूसरे पैथोजेंस को रिमूव करना, उनसे कॉम्बैट करना, और इसके अलावा अगर कोई कैंसरस सेल या म्यूटाजेनिक सेल बन रहा है तो उसको भी वो कंट्रोल करके ख़त्म कर देता है इम्यून सिस्टम। तो आइडेंटिफाई, नंबर 3 इसका यही है, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग एबनॉर्मल और म्यूटेंट सेल। नंबर 4 माउंटिंग इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू आइदर नंबर 1 एलर्जीज और नंबर 2 ऑटो इम्यून डिजीजेस। मतलब इस इम्यूनिटी की कुछ लोगों में इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उन पीपल में। या फिर ऑटो इम्यून से मतलब क्या है कि वैसे तो अगर कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, कोई पैथोजन आ जाए हमारी बॉडी में, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी में कोई ऐसी खराबी हो जाए कि वो होस्ट सेल्स को पहचान ना सके और अपने ही सेल्स के लिए एंटीबॉडी बनाने लगे और उसे डिस्ट्रॉय करने लगे अपना ही होस्ट टिश्यू, तो वो उसकी शक्ल में जो डिजीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं। विरुलेंस, अब समझ लें कि विरुलेंस क्या होती है। अब देखिए, प्राइमरी फॉरेन एनिमीज अगेंस्ट विच द इम्यून सिस्टम डिपेंड। अब बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट इन्वेड द बॉडी कॉज टिश्यू डैमेज एंड प्रोड्यूस डिजीज बाय रिलीजिंग एंजाइम्स और टॉक्सिन्स। ज़ाहिर है बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आता है या वायरस आता है तो वो टॉक्सिन्स बनाता है। टॉक्सिन जब रिलीज होते हैं तो वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, the disease producing power of any pathogen is known as the virulence। ठीक है, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया की विरुलेंस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो डैमेज करेगा। सही है, कम होगी तो वो कम डैमेज करेगा। तो विरुलेंट बैक्टीरिया या वायरसेस बहुत खतरनाक है। तो विरुलेंस आपको ये आ गया समझ में। डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द पैथोजन इज नोन एज विरुलेंस। A protective immunity is conferred by the complementary actions of two separate but independent components of immune system। मतलब ये कि immune system जो है वो हम दो में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं innate immune system और दूसरे को हम कहते हैं adaptive
और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। The responses of these two systems differ in timing and selectivity of the defense mechanism. मतलब ये नहीं है कि एक पैथोजन आएगा तो ये होगा, दूसरा आएगा तो वो होगा, दोनों काम शुरू कर देती हैं, लेकिन टाइमिंग इनकी मुख्तलिफ होती है। अभी हम समझ लेते कैसे आगे चल के कि टाइमिंग क्यों मुख्तलिफ है इनकी। इनेट इम्यून सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं हम। अब इट encompasses the body's non-specific immune responses that come into play immediately on exposure to a threatening agent. अब इसमें क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर होगा ना, तो ये हर एक के साथ नॉन स्पेसिफिकली एक्टिवेट हो जाना है उसने, और थ्रेटनिंग एजेंट को इसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब जो भी आ जाए, जो भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, पैथोजन आ जाए, वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, एक ही तरह से करनी है, तो इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। दीज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आर इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब पैदाइशी होती हैं, इनेट और बिल्ट इन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसमें ये होती है कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन और एनी फॉरेन बॉडी। Defense mechanism that non-selectively defend against foreign or abnormal material of any type, even on initial exposure to. तो इसमें कोई ये नहीं है कि अगर एक दफा एंटर हो गया कोई पैथोजन तो इसने एक ही तरह से उसको कॉम्बैट करना है या फाइट करनी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करनी है, चाहे वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। और इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। इनेट क्यों कहते हैं कि ये इनहेरेंटली प्रेजेंट होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, इसलिए इसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो कोई इनिशियल एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है इसमें कि पहले से एक एक्सपोजर हुआ हो उस बैक्टीरिया या पैथोजन का तो फिर ये डेवलप हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। बस जैसे ही कोई पैथोजन आएगा और इसने एक्ट करना शुरू कर देना, और ये सिंस बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, हर पैथोजन के साथ एक ही तरह का सलूक करती है, तो उसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यून सिस्टम। समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीज क्या क्या मतलब मैकेनिज्म या सेल्स इन्वॉल्व होंगे। सच रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स, केमिकल इरिटेंट्स, टिश्यू इंजरी फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमा और बर्न्स। कुछ भी हो जाए, इन्फेक्शियस एजेंट हो, केमिकल इरिटेंट हो, टिश्यू इंजरी हो जाए, मैकेनिकल ट्रॉमा, बर्न से, तो ये इम्यून सिस्टम जो है फॉरन एक्टिवेट हो जाते हैं। एवरीवन इज बॉर्न विद एसेंशियली द सेम इनेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ऑल्दो देयर आर सम सटल जेनेटिक डिफरेंसेस। कुछ हो सकते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस, लेकिन सबके अंदर ये एक ही तरह की होती है, ठीक है। समझ में आ गया तब तक। अब इसके बरखिलाफ आप देखें कि एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो उसको हम इनेट इम्यूनिटी कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडेप्टिव भी अगर लिखा हुआ है तो आप समझ लें कि एक्वायर्ड ही है, ठीक है। दिस सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट रिलाइज ऑन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज selectively targeted against a particular foreign material to which the body has already been exposed and has had an opportunity to prepare for an attack aimed discriminately at the enemy. अच्छा, इसमें क्या है, उसमें तो इनेट इम्यूनिटी में तो ये था कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, कोई भी पैथोजन आया, एक ही तरह से इसने रिस्पॉन्ड करना है, नॉन स्पेसिफिकली नहीं देखना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बस उसने एक्ट करना शुरू कर देना है। तो उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, इनहेरेंट कहते हैं, इनेट कहते हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होती है। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है ना एक्वायर्ड, और उसमें किसी इनिशियल एक्सपोजर की जरूरत नहीं थी इनेट इम्यूनिटी की। अब इसमें क्या होगा एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि हर पैथोजन जो भी एक स्पेसिफिक वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है, उसके लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड होगी है। ये नहीं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया वो आ गया, सॉल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो इम्यूनिटी बनेगी ना वो सिर्फ टाइफॉइड के बैक्टीरिया ही के लिए स्पेसिफिक होगी। ये नहीं कि अगर टेटनस भी आ गया तो वो उसके खिलाफ भी करने लगे, या कोई और सी चीज़ आ गई, वायरस आ गया तो उसके लिए भी वो करने लगे। जिसके लिए बनी है उसी को डिस्ट्रॉय करेगी सिर्फ, इसलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक। हर डिजीज के पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो एक तो ये समझ लें। दूसरे, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम thus take considerably more time to mount and takes on specific force। अब इसमें क्या होता है कि
थोड़ा टाइम लगता है उसको डेवलप होने में। वो रिकग्नाइज करेगा पहले तो उस पैथोजन को, फिर इनिशिएट होगा मैकेनिज्म कि भाई क्या करना है, फिर कोई चीज़ ऐसी बनेगी जो उसको डिस्ट्रॉय करे। तो इसमें ना टाइम लगेगा। जो इनेट इम्यूनिटी में तो कोई टाइम नहीं लगता, फौरन उसने फाइट और किल करना शुरू कर देता है, ठीक है, सेल्स जो भी है उसको। द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम वर्क इन हार्मनी टू कंटेन देन एलिमिनेट हार्मफुल एजेंट्स। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, क्योंकि एक्वायर्ड नाम से आपको जाहिर ऐसा हो रहा है कि पहले कोई भी पैथोजन अगर आया तो उससे एक्सपोजर हो गया है, ठीक है। एक्सपोजर से उसने उसको पहचान लिया कि ये है बैक्टीरिया या वायरस जिसके खिलाफ मुझे कुछ एक्शन करना है। फिर उसने कोई भी चीज़ बनानी शुरू की जो उसको किल करेगी, एंटीबॉडी हो गई या एक्टिवेटेड सेल हो गया, जो भी हो गया, अभी आगे हम देखेंगे। तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद बनते हैं, तो ये फौरन काम नहीं करती। जैसे ही कोई बैक्टीरिया आएगा पहले इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज होंगे उसके, और फिर उसके बाद एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज हो गई। जब एक दफ़ा एक्सपोजर हो गया, उसने पहचान लिया, तो फिर अब उसने क्या करना है वो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर स्पेसिफिक हो गई, स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक पैथोजन। इट टेक्स सम टाइम टू डेवलप, इट नीड्स एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसको तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है। अब जैसे बच्चा यहाँ पाकिस्तान में पैदा होता है तो ज़ाहिर बात हमारे कंट्री में तो कितना मतलब कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो उसकी तो एक्सपोजर हुई नहीं है ट्यूबरक्लोस बैक्टीरिया से, तो उसको तो टाइम लगेगा अभी डेवलप करने में। इसीलिए उसको BCG का फिर हम टीका लगा देते हैं ताकि उसके अंदर वो एंटीजन चला जाए और एंटीबॉडीज उसके बन जाएँ, और अगर उसको एक्सपोजर हो फिर बाद में उसके पास एडिक्वेट एंटीबॉडीज हो ट्यूबरक्लोसिस को कॉम्बैट करने के खिलाफ, ठीक है ना। सही है। अब जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है ही नहीं है वहाँ पे इतना। अब HIV की वजह से होने लगा है, लेकिन वहाँ होता ही नहीं है, तो एनवायरनमेंट में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे BCG का कोई टीका नहीं लगता, जैसे ना। इनेट इम्यून सिस्टम पहले हम कर लेते हैं। एडेप्टिव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी हम इनेट इम्यूनिटी करते हैं। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। इन दिस सिस्टम द इम्यून इफेक्टेड सेल्स आर नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 मैक्रोफेजेस, नंबर 3 प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ओ सॉरी, प्लाज्मा प्रोटीन्स, नॉट प्लाज्मा सेल्स। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा प्रोटीन्स। बैक्टीरिया हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल वॉल नॉट फाउंड इन द ह्यूमन सेल्स। हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है ना, लेकिन बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इस तरह से डिस्टिंग्विश करता है हमारा इनेट इम्यून सिस्टम उसको। द रिस्पॉन्डिंग फैगोसिटिक सेल्स आर स्टडेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नोन एज टॉल लाइक रिसेप्टर्स, TLR। तो जो फैगोसिटिक सेल्स है ना उसमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं। These immune sensory sensors, they recognize and bind with the bacterial markers, allowing the effector cells of the innate system to see pathogen as distinct from the cells. अब जो भी हमारे innate immunity के cells है ना उसमें receptors हैं specific, जो proteins ही होती हैं, toll like receptor, और ये immune sensors होते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है उसके ये मार्कर को रिकॉग्नाइज करके और effector cells फिर इनेट सिस्टम से पैथोजन उसको पहचान देता है कि ये डिस्टिंक्ट है, सेल नहीं है ये, सही है। इनेट डिफेंसेस इंक्लूड नंबर 1 जो मैकेनिज्म हो रहे होते हैं ना इनेट इम्यूनिटी से, वो नंबर 1 इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, नंबर 2 इंटरफेरॉन बन रहे होते हैं, नंबर 3 नेचुरल किलर सेल्स बन रहे होते हैं, एंड नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। इनेट इम्यूनिटी इन 4 मैकेनिज्म्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, इन्फ्लेमेशन, इंटरफेरॉन, natural killer cells and complement system। Inflammation क्या है पता ही होगा आप लोगों को। It is a non-specific response to tissue injury in which the phagocytic specialists, neutrophils and macrophages play a major role along with the supportive input from other immune cells। तो पहला जो रिएक्शन है ना innate immunity का वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे देता है। मतलब जहाँ पे भी बैक्टीरिया आया, पैथोजन आया, टॉक्सिन बना रहा है, डैमेज कर रहा है टिश्यू को, तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आने लगेंगे और फिर वो उसको
जितने भी मीडिएटर्स बन रहे होंगे वो सब हो रहा होगा, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट नॉन स्पेसिफिकली डिफेंड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ ये बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशल क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स लाइक सेल्स, लेकिन ये लिम्फोसाइट्स नहीं होते, लिम्फोसाइट्स लाइक सेल्स होते हैं दैट स्पॉन्टेनियसली एंड नॉन स्पेसिफिकली लाइज और रप्चर एंड देयरबाय डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स एंड कैंसर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स जो भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ हुआ सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या कैंसर सेल्स अगर म्यूटाजेनिक सेल्स बन गए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स that when sequentially activated bring about destruction of foreign cells by attacking their plasma membranes. अब जैसे ही पैथोजन आते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं। जब पैथोजन आएगा वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सीक्वेंशली एक्टिवेट होते हैं और फिर डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर देते हैं फॉरेन सेल्स की बाय अटैकिंग देयर प्लाज्मा। ठीक है। Inflammation, it is a non-specific response to a foreign invasion or tissue damage है। non-specific response है, जो कुछ भी आएगा उससे inflammation होगा और innate immunity active हो जाएगी। The ultimate goal of inflammation is to bring to the invaded or injured area phagocytes and plasma proteins that can, number 1, isolate, destroy or inactivate the invader. Number 2, remove the debris. Number 3, prepare for subsequent healing and repair. तो मतलब किस लिए कर रहा होता है? ये भी एक ऐसा प्रोटेक्टिव ही मैकेनिज्म होता है कि आइसोलेट कर रहा होता है। ऐसी अभी उसमें एक्शन होगा कि बैक्टीरिया कंटेन हो जाए एक जगह पे, इधर उधर फैले नहीं, स्प्रेड नहीं हो इन्फेक्शन। फिर जो डैमेज हुआ था वो सारी डेब्रीज रिमूव हो जाए और फिर हीलिंग हो सके, उसमें रिपेयर हो सके उसका जो डैमेज हुआ था। अब डिफेंस बाय टिश्यू मैक्रोफेजेस। The following sequence of events occur during the inflammatory response. Number 1, when bacteria invade through a break in the external barrier of the skin, macrophages already in an area immediately begin phagocytizing the foreign microbes. Macrophages are stationary, but when necessary, they become mobile and migrate to the sites of the battle against the invaders. हमने ल्यूकोसाइट्स में पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस कुछ जो है वो टिश्यू में फिक्स्ड है, ठीक है, और उनकी लाइफ भी फिर बढ़ जाती है, वीक्स और मंथ्स हो जाती है अगर टिश्यू में फिक्स हो जाए। और स्पेसिफिक टिश्यू में स्पेसिफिक नाम दिए हुए हमने मैक्रोफेजेस। लिवर में कप्फर सेल्स कहलाते हैं, लंग में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, स्किन में हिस्टियोसाइट्स हैं। तो सबसे पहले टिश्यू मैक्रोफेजेस ही उसके ऊपर जो भी पैथोजन आता है, स्किन ब्रेक हो गई उसके अंदर चला गया, तो हिस्टियोसाइट्स होंगे जो उसको फैगोसिटाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है वो डिफेंड करते हैं। इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? पहले बैक्टीरिया जो आया है उसको मैक्रोफेजेस जो है वो उससे कॉम्बैट करेंगे। नंबर 2, लोकलाइज्ड उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगी बाय हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स इन द एरिया ऑफ टिश्यू डैमेज। नंबर 3, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी हो जाएगी बाय एनलार्जमेंट ऑफ द कैपिलरी पोर्स बाय हिस्टामिन, सो प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन लीक इनटू द इन्फ्लेम्ड टिश्यू। Number 4, localized edema by accumulation of the leaked plasma proteins and raised local interstitial fluid colloid osmotic pressure. Thus, swelling that accompanies inflammation is due to histamine-induced vascular changes. अभी हमने पिछली दफा ही पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स में कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपको पता है, अगर मतलब कुछ चोट लग जाती है और कीड़े ने काट लिया या कुछ भी हो गया हमें, तो फौरन हमारी स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और दर्द होने लगता है ना। तो स्वेलिंग रेडनेस क्यों होती है? कि वहाँ पे जो लोकलाइज्ड वेसल्स है ना वो डायल्यूट हो गए, उनके जो पोर्स हैं वो डायल्यूट हो गए, बड़े हो गए, तो उसमें से जो है प्लाज्मा लीक करने लगेगा, उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगे और उसके साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, तो फिर वो उस एरिया को वहाँ पे क्लॉटिंग होने लगेगी साथ, ताकि बैक्टीरिया जो है ना वो एक जगह पे कंटेन हो जाए, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। रेडनेस किस लिए होगी? कैपिलरी वेसोडाइलेशन की वजह से हो जाएगी। पेन किस लिए होगा? क्योंकि जो सेल्स हैं वो सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बना रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो उसकी वजह से पेन होगा। ठीक है, तो swelling that accompanies inflammation is due to the histamine induced vascular changes, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होती है। 5, वॉलिंग ऑफ द इन्फ्लेम्ड एरिया क्यों होगा? लीक प्लाज्मा प्रोटीन्स और दोज इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एज वेल एज क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं उसमें, जो हम पढ़ चुके हैं ना, प्लेटलेट में क्लॉटिंग फैक्टर्स।
सारे क्लॉटिंग कर रहे होते हैं. On exposure to the tissue thromboplastin in injured tissue and to specific chemicals secreted by the phagocytes on the scene, fibrinogen, the final factor in the clotting system, is converted into the fibrin. Fibrin forms interstitial fluid clots in spaces around invaders and damaged cells and wall of the injured region and prevents spread of bacteria. तो जाहिर बात है कि वो फिब्रिन जो है जब क्लॉट बनने लगेंगे तो वो वॉल ऑफ कर देगा ना, और जहाँ पे बैक्टीरिया है उसको कंटेन कर लेगा, उसको फैलने नहीं देगा कि भाई सेप्सिस ना हो जाए, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले. ठीक है. अब क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है. मतलब जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, कैपिलरीज वगैरह, तो ल्यूकोसाइट्स जो है ना एंडोथेलियल लाइनिंग से स्टिक करने लगते हैं, एक लाइन सी बना लेते हैं उसको. ठीक है. और न्यूट्रोफिल्स अराइव फर्स्ट, फॉलोड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 to 12 आवर्स बाय स्लोअर मूविंग मोनोसाइट्स. तो ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट टुवर्ड्स द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी. जहाँ पे है तो वो कीमोटैक्सिस से जो अट्रैक्ट होके केमिकल मीडिएटर्स जो बन रहे थे, जहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है बैक्टीरिया की वजह से, वो उस अट्रैक्ट होके, यानी कि कीमोटैक्सिस का मैकेनिज्म होगा, सूडोपोडिया निकलेंगे, वो मूव करते हुए उस तरफ चले जाएंगे, यानी कि जहाँ से कीमोटैक्सिन निकल रहे हैं. ठीक है. द लेटर स्वेल एंड मैच्योर इनटू द मैक्रोफेजेस ड्यूरिंग अनदर 8 to 12 आवर. इसके साथ साथ मोनोसाइट भी वहाँ पे पहुँचने लगते हैं, और फिर वो जब टिश्यू में पहुँचते हैं ना तो स्वेलअप हो जाते हैं, मैच्योर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं. Once the neutrophils and the monocyte leave the blood stream, they never recycle back to the blood. फिर वो वापस ब्लड में नहीं आते, फिर वो जाहिर है उन्होंने कॉम्बैट करना है, डिस्ट्रॉय हो जाना है, बैक्टीरिया को या पैथोजन को डिस्ट्रॉय करके फिर ऑटोलिसिस हो जाएगी, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे. The leukocytes stick to the inner endothelial lining by margination via cell adhesion molecule. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मार्जिनेशन है, लाइन सी बन जाती है एंडोथीलियल लाइनिंग के साथ साथ ल्यूकोसाइट्स की, और फिर वो डायबिटीज करते हुए निकल जाते हैं बाहर. देन ल्यूकोसाइट्स लीव द वेसल बाय डायबिटीज. कीमोटैक्सिस गाइड्स फैगोसिटिक सेल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द माइग्रेशन. That is the cells are attached to certain chemical mediators called chemotaxins. तो chemotaxins जो डैमेज टिश्यू है वहाँ पे बन रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हमने इसी तरफ जाना है, तो ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे पहुँचने लगते हैं. ठीक है. ऑप्सोनिन्स अब देख लें क्या होते हैं. देन देयर इज ल्यूकोसाइट proliferation at the site of inflammation. ठीक है. Phagocytes by means of toll-like receptors recognize them, subsequently engulf and destroy invaders. अभी हमने देखा था कि इन फैगोसिटिक सेल्स में जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उनमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो इम्यून सेंसर्स होते हैं, वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये है फॉरेन पार्टिकल, उसको फिर वो फैगोसाइटाइज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सेकेंडली, फॉरेन पार्टिकल्स आर डेलिबरेटली मार्क्ड फॉर फैगोसाइटोसिस बाय बीइंग कोटेड विद केमिकल मेडिएटर्स जनरेटेड बाय इम्यून सिस्टम. ठीक है. फॉरेन पार्टिकल्स में जो है कोट हो जाते हैं केमिकल मीडिएटर से जो इम्यून सिस्टम में जनरेट हो रहे हैं. सच बॉडी प्रोड्यूस केमिकल्स दैट मेक बैक्टीरिया मोर ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस आर नोन एज ऑप्सोनिन्स. मतलब ये है कि बैक्टीरिया को पहले कोई इम्यून सिस्टम की कोई चीज है जो उसको कवर कर लेती है, तो वो ज्यादा ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस हो जाते हैं फैगोसिटिक सेल से. यानी कि समझने एपेटाइजर बन जाता है फैगोसाइट, उनको हप बड़ा मजे का, जैसे चेरी ऑन टॉप नहीं होता, वो आके उस पर लग जाता है तो उनको बड़ा मजा आता है वो उसको डिस्ट्रॉय करना. उस चीज को कहते हैं ऑप्सोनिन्स. आप आगे पढ़ेंगे आपके वो एंटीबॉडीज भी कवर कर सकती हैं. अगर एंटीबॉडीज बनी है वो बैक्टीरिया को कवर कर लेंगी, फिर बैक्टीरिया बहुत आसानी से फैगोसिटाइज हो जाएगा मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल से. तो ये जो चेरी ऑन टॉप है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्सोनिन्स, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन. ठीक है. एपेटाइजिंग चीज बन गई हो, जल्दी हो खा लेना उसको. ठीक है. डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया. अब ये सब हो गया तो अब कैसे डिस्ट्रॉय होंगे बैक्टीरिया. न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस क्लियर द इन्फ्लेम्ड एरिया ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स एज वेल एज टिश्यू डेब्रीज बाय बोथ फैगोसाइटोसिस एंड नॉन फैगोसिटिक मीन्स. फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स एनगल्फमेंट एंड इंट्रासेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड टिश्यू डेब्रीज. हमें पता है कि जो भी पैथोजन आया, एनगल्फ हुआ, सेल के अंदर आया, लाइजोजाइम्स फिर आ जाएंगे, उसमें अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो पोर कर देंगे,
और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देंगे ना, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, पेरोक्सिसोम भी उसको करना शुरू कर सकते हैं। Phagocytosis involves engulfment, intracellular breakdown of foreign particles and tissue debris. The pus that forms in the infected wound is a collection of these phagocytic cells. जो pus बन जाता है ना wound में, तो उसमें क्या क्या होता है, कलेक्शन होता है phagocytic cells का, जो डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं उसको, बैक्टीरिया को, बोथ लिविंग एंड डेड, मतलब जो कर रहे हैं लिविंग हैं, जो कर चुके हैं डेड हो गए वो भी, नेक्रोटिक डेड टिश्यू यानी कि जो टिश्यू डैमेज हुआ था उसको वो लिक्विफाइड हो गया बाय लाइसोसोमल एंजाइम से रिलीज फ्रॉम दिस फैगोसाइट्स एंड द बैक्टीरिया, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होती है उस पस में। माइक्रोब स्टिमुलेटेड, अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स देखने क्या क्या। माइक्रोब स्टिमुलेटेड फैगोसिटिक सेल्स release many chemical mediators of inflammatory response. They help in killing bacteria and other microbes. अब जो फैगोसिटिक सेल्स हैं जो स्टिमुलेट हो गए हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो वो फिर मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और ये मीडिएटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किल करने में माइक्रोब्स को। तो पहला क्या है, लैक्टोफेरिन, दूसरा है कैलिक्रिन, तीसरा है काइनिन, चौथा है एंडोजीनियस पायरोजेंस। पायरोजेंस का मतलब होता है फीवर प्रोड्यूसिंग, यानी कि जैसे ही हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, बुखार हो जाता है ना। 5 है एक्यूट फेज रिएक्टेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, वो हम ब्लड में करवा के देख सकते हैं। नंबर 6 इंटरल्यूकिन 1, IL-1, ये भी जो है ना फीवर करता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उसकी वजह से दर्द होता है, बुखार होता है, सही है। टिश्यू रिपेयर कैसे होगी, अब अल्टीमेट पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज टू आइसोलेट एंड डिस्ट्रॉय द इंजूरियस एजेंट्स एंड क्लियर द एरिया फॉर टिश्यू रिपेयर। अब जाहिर है बैक्टीरिया आया, उसने इतनी तबाही मचाई, टिश्यू सारा डेड कर दिया और डैमेज हुआ, फिर हमारा इम्यून सिस्टम ने उसको कंटेन करने की कोशिश की और उसको फैलने नहीं दिया वॉलिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन के जरिए, और वहां पे उसने एनगल्फ करना शुरू कर दिया, किल करना शुरू कर दिया। तो जो पस बना है ना उसको वहां से रिमूव हो, जब पस रिमूव होगा तभी तो फिर हीलिंग होगी, वहां पे रिपेयर होगा। तो लॉस सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू, ठीक है। तो जितने भी डैमेज एरिया के लॉस सेल्स हैं वो उनको हट जाना चाहिए, फिर ही स्कार टिश्यू बनेगा, रिपेयर का प्रोसेस फिर शुरू होगा। तो फाइब्रोब्लास्ट, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली इन विसिनिटी एंड secrete large quantities of protein collagen which fills the region vacated by the lost cells and result in the formation of the scar tissue, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, अगर थोड़ा पस बना है तो उसको हमारे फैगोसिटिक सेल्स ने सारा आउटलाइज करके क्लियर कर दिया, लेकिन ऐसा होता है ना कि पस इतना ज़्यादा बन गया, कंटेन नहीं हो सक रहा है, और मतलब फिर क्या होगा, पस वहाँ से जब तक हटेगा नहीं तो रिपेयरिंग नहीं होगी। तो फिर ऐसे जब वूंड हो जाते हैं ना तो उसको सर्जिकली इंसिजन लगा के फिर ड्रेन करना होता है पस को, कि पस निकले, तो ताकि फिर हीलिंग का प्रोसेस हो, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो है ना वो आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, फिर वो उस विसिनिटी में डिवाइड होने लगते हैं और प्रोटीन कोलेजन बनाने लगते हैं, फिर वो उसको फिल कर देता है वकेटेड जो लॉस सेल्स हैं, और फिर वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है, ठीक है, रिपेयर हो जाती है टिश्यू की। तो ये हमारा खत्म हो गया, समझ में आया आपको इनेट इम्यूनिटी। अब असाइनमेंट मैंने आपके लिए रखा है, पहला है भाई डिफाइन इम्यूनिटी एंड क्लासिफाई इट्स टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी आपने डिफाइन करना है, टाइप बताइए, यानी कि क्या है इम्यूनिटी, डेफिनेशन आप लिख लें, और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या इनेट इम्यूनिटी, नंबर 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नंबर 2 व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, क्या क्या चीज़ होती है, मतलब ये कि उससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इंटरफ्रोन बन रहे हैं, और नेचुरल किलर सेल्स, और फिर उसके बाद क्या हो रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द सेल्स इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी, कौन कौन से सेल्स होते हैं भाई, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस, तो ये सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ये आप अच्छे से समझ लें, ताकि आप फिर अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चले कि उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर आता है तो दोनों शुरू हो जाती हैं इम्यूनिटी एक्ट करना, लेकिन फ़र्क ये होता है टाइमिंग्स का। पहले इनेट इम्यूनिटी उससे टैकल करती है, फिर
जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप होने लगती है। सही, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।